हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिंदी की बुक आरो से चैप्टर जामुन का पेड़। इस चैप्टर के बारे में यहाँ कुछ हिंट लिखा गया है, इसे भी पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य मीन्स जिसमें हंसी आए, व्यंग्य मीन्स जिसमें मजाक के तौर पर कहा गया हो या ताना देकर के कहा गया हो, और कथा मीन्स कहानी। जामुन का पेड़ किसने लिखा है? कृष्णचंद्र ने लिखा है। और उनकी ये एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है, यानी कि ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हंसी भी है और व्यंग्य भी है। यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में जब आप ताना देकर कहते हैं, मजाक उड़ा कर कहते हैं, तो वो व्यंग्य कहलाता है। ये जो कहानी है वो कैसी कहानी है? हास्य व्यंग्य कहानी है, यानी इसमें मजाक उड़ाने वाली भी बात है, ताना देने वाली भी बात है, और इसे पढ़कर हमें हंसी भी आएगी। हास्य व्यंग्य के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फूला कर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है, और ये कहानी भी उसका अनुपालन करती है। यहाँ लिखा है हास्य व्यंग्य के लिए, यानी कि ऐसी बातें जिसमें हंसी भी हो और जिसका मजाक भी उड़ाया जाए, जिसके बारे में ताना भी दिया जाता हो, ऐसे हास्य व्यंग्य के लिए चीज़ों का अनुपात से ज़्यादा, यानी कि जो चीज़ें हैं उन्हें जितना नहीं है उसके हिसाब से भी ज़्यादा फैला कर फुला कर दिखलाने की परिपाटी मीन्स प्रथा, परिपाटी मीन्स ढंग, रीति, तरीका, शैली। तो जो ये परिपाटी है, जो ये प्रथा है, जो ये ढंग है, वो पुरानी है, और ये कहानी भी उसका अनुपालन करती है। और ये जो कहानी है जामुन का पेड़, इसे ही वो फॉलो भी करती है। यानी कि कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसी बात जिसमें हास्य हो, जिसमें ताना हो, जिसमें मजाक उड़ाना हो, उसमें क्या किया जाता है? उसमें जो भी चीज़ें हैं, यानी जो भी बातें हैं, उनको जितना नहीं होता उनसे कहीं ज़्यादा फैला फूला कर दिखाने की कोशिश की जाती है। दिखाने की परिपाटी पुरानी होती है, यानी कि जो प्रथा होती है, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की जो प्रथा होती है वो पुरानी है, यानी पुराने समय से ही किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। और जो ये कहानी है वो कहानी भी उसका अनुपालन करती है, यानी उसे फॉलो करती है। यानी इस कहानी में भी कई सारी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं। और इसीलिए इस कहानी में जितनी भी घटनाएं हैं, उन घटनाओं को बढ़ा चढ़ा कर कहने की जो क्रिया होती है वो पूरी और अविश्वसनीय, यानी कि उसमें विश्वास ना किया जा सके ऐसा जान पड़े, इसमें कोई हैरत नहीं। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती, यानी कि जो यकीन करने की बात होती है वो ऐसे रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी, किस तरह के रचनाओं की? हास्य व्यंग्य के जो रचना होती है, उन रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। कसौटी मीन्स मापदंड नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। यानी कि ये जो चैप्टर है, इसमें जब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को, जब इस कहानी को पढ़ेंगे, तो इस कहानी को पढ़ते पढ़ते ही हम हंसते रहेंगे। तो हंसते हंसते ही, इस कहानी को पढ़ते पढ़ते हमें हंसी आएगी। तो हंसते हंसते ही हम इस बात को समझ पाएंगे कि जो ऑफिस के काम होते हैं, यानी ज़्यादातर जो सरकारी ऑफिस के काम होते हैं, उन कामों के जो तौर तरीके होते हैं, उनका जो विस्तार होता है वो कितना निरर्थक है, उनका कोई माने ही नहीं होता। यानी कि अगर कोई काम किसी कार्यालय में होता है तो उस काम के करने का जो ढंग होता है वो बहुत ही बेकार होता है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होता। यानी बहुत सारे ऐसे सरकारी ऑफिसर भी होते हैं कि वो जो भी बात करते हैं, जिस काम को भी वो करते हैं, उसमें बहुत सारी
फॉल्ट निकालते हैं, गलतियाँ निकालते हैं और अपने काम में भी देरी करते हैं, और ये सारी की सारी बेईमानी होती हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बहुत दिनों तक लटका हुआ रहता है, जो बहुत दिनों तक पेंडिंग पड़ा हुआ होता है, लेकिन वो काम होता नहीं है। और इसके पीछे का जो रीज़न होता है, जो वजह होती है, वो निरर्थक होती है, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है, यानी कि जो फॉलो करने की जो प्रोसेस है वो बड़ी हंसी वाली है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। बात यहीं तक नहीं रहती, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ जो कार्यालय होते हैं उनमें काम पेंडिंग रहता है और जो काम ना करने की वजह बताई जाती है वो बेमतलब होती है। सिर्फ इतनी ही बात नहीं होती है, ये जो व्यवस्था होती है, किसी भी काम को करने की जो व्यवस्था बनाई जाती है उसके संवेदन शून्य, यानी कि उसमें उस तरह की जो व्यवस्था होती है उनमें संवेदना नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। और साथ ही इन व्यवस्थाओं में, यानी काम करने के जो तरीके अपनाए जाते हैं ऑफिसेज में, उनमें अमानवीय भी होता है, यानी कि मानवता नाम की कोई चीज़ भी नहीं होती। इसके बारे में भी हमें समझ में आती है। ये जो कहानी है, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको हंसी भी आएगी, लेकिन एक बात ये भी समझ में आएगा कि जो सरकारी कार्यालय के जो काम होते हैं उनमें संवेदना होती ही नहीं है, उनमें फीलिंग होती ही नहीं है। एक काम को बहुत दिनों तक लटकाया जाता है और वो अमानवीय होती है, यानी कि वो इंसानियत के आधार पर नहीं होती, बल्कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी का काम पेंडिंग है। कोई भी काम से जी नहीं लगाता है, हर कोई अपने काम से मुकर जाना चाहता है और अपना काम वो दूसरों के ऊपर टालता है। इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में इसी के बारे में जानकारी हमें मिलेगी। जामुन का पेड़, इस कहानी का क्या नाम है? जामुन का पेड़। अब जामुन का पेड़ ही इसमें मेन है, और जामुन का पेड़ की वजह से कौन सा काम टला और क्या इसे हमें समझ में आती है, आगे पढ़ेंगे। लिखा है, रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। झक्कड़ मीन्स आंधी। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सेक्रेटेरिएट के मीन्स कि सचिवालय, यानी जहाँ पर ऐसा भवन, ऐसा जहाँ पर सभी सचिव एक साथ रहते हैं, काम करते हैं, वो सेक्रेटेरिएट होता है, यानी सचिवालय होता है। हर अलग अलग विभाग का अपना एक सचिवालय होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट का अपना एक सचिवालय होता है। यहाँ लिखा है कि जो सचिवालय है यानी सेक्रेटेरिएट है, उसके लॉन में, लॉन मीन्स एक एरिया जहाँ पर घास उगाई जाती है या फिर गार्डन बनाए जाते हैं या फिर दूसरे तरीके के फ्लावर या फिर पेड़ उगाए जाते हैं, उस लॉन में जामुन का एक पेड़ था जो कि गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। जब सुबह हुई, सुबह में माली ने क्या देखा? माली ने देखा कि एक पेड़ जो कि जामुन का पेड़ है वो गिर गया है और उस पेड़ के नीचे आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। जब माली ने देखा कि जामुन का पेड़ गिर गया है उस पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है, वो दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास जाता है। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिंटेंडेंट के पास गया। सुपरिंटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई। जब माली ने देखा कि एक जामुन का पेड़ गिरा हुआ है और उस पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है, वो किसके पास गया? वो चपरासी के पास गया। वो सारी बातें चपरासी को बताता है। चपरासी सारी बातों को सुनता है और फिर दौड़ा दौड़ा वो क्लर्क के पास चला जाता है। क्लर्क क्या होता है? क्लर्क मीन्स लिपिक, मुंशी। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिंटेंडेंट के पास गया। जब क्लर्क को पता चलता है तब क्लर्क क्या करता है? वो इस बात को बताने के लिए सुपरिंटेंडेंट के पास जाता है। सुपरिंटेंडेंट क्या होता है? ये भी एक अधीक्षक होता है, यानी प्रबंधक होता है।
सुपरिंटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। जब सुपरिंटेंडेंट को बात पता चलती है कि एक जामुन का पेड़ गिर गया है और उस पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है, तब वो दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आता है। लॉन में क्यों आता है? क्योंकि लॉन में ही जामुन का पेड़ था। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई और ये बात मिनटों में सभी लोगों को पता चल जाती है और सभी लोग आदमी के चारों ओर जमा हो जाते हैं और उस जगह भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक कलर के बोला। जामुन के पेड़ को गिरा हुआ देखकर एक कलर के कहता है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, यानी उस पेड़ में बहुत से फल आते थे और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। दूसरा कलर की याद करते हुए बोला। और दूसरा कलर की भी वहीं था। वो उस पेड़ को याद करके कहता है कि इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा कलर के लगभग रुआंसा होकर बोला। अब तीसरा कलर के क्या कहता है? तीसरा कलर लगभग रुआंसा होकर, यानी कि रोने रोने के अंदाज से वो कहता है कि वो फलों के मौसम में जब जामुन के पेड़ में जामुन आते थे तो वो जामुन को झोली भरकर ले जाता था और उन सभी जामुन को उस तीसरे कलर के बच्चे बड़ी खुशी से खाते थे। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी। सुपरिंटेंडेंट सोच में पड़ गया। सुपरिंटेंडेंट भी उस आदमी को देखता है और वो भी कहता है, हाँ यह आदमी, और वो सोच में पड़ जाता है। सुपरिंटेंडेंट मीन्स अधीक्षक या प्रबंधक। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। चपरासी भी उस आदमी को देखता है और वो उस आदमी को देखते हुए कहता है कि पता नहीं ये जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ है, पता नहीं ये आदमी जिंदा है कि मर गया। वो भी क्वेश्चन करता है, मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वो बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोला। पहले चपरासी की बातों को सुनकर, उसके सवाल को सुनकर दूसरा चपरासी ये कहता है कि वो मर गया होगा। क्यों? क्योंकि इतना भारी पेड़ अगर किसी की पीठ पर गिरता है तो वो बच कैसे सकता है, इसलिए वो कहता है कि मर गया होगा। नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा। दबा हुआ आदमी, जो कि जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ था, वो बहुत ही मुश्किल से और कराहते हुए वो क्या कहता है? नहीं, मैं जिंदा हूँ। यानी कि वो सबकी बातों को सुन रहा था और जब वो ये सुनता है कि एक चपरासी कहता है कि शायद ये मर गया होगा क्योंकि इसके पीठ पर इतना भारी जामुन का पेड़ गिर गया है और वो बच कैसे सकता है, उसकी बातों को सुनकर वो आदमी, जो कि जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ था, वो कहता है, नहीं, मैं जिंदा हूँ। जिंदा है? एक कलर के ने ताज्जुब से कहा। एक कलर के ने ताज्जुब से यानी हैरत से कहा। क्यों कहा जिंदा है? क्योंकि जो जामुन का पेड़ था वो बहुत भारी था, इसी वजह से वो क्लर्क ताज्जुब से, हैरत से कहता है, जिंदा है। बैकग्राउंड से अगर आवाज़ें आ रही हैं तो इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। प्लीज़ आप अपने चैप्टर में कंसंट्रेट कीजिए। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। वहाँ पर माली भी मौजूद था। वो जल्दी से सुझाव देता है कि पेड़ को हटा दिया जाए और उस आदमी को जल्दी से निकाल लिया जाए। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी कहता है, क्या कहता है? मुश्किल मालूम होता है, पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। वो जो चपरासी था वो कैसा था? सुस्त था, यानी कि वो आलसी था। साथ ही वो कामचोर था, यानी कि वो हमेशा काम से जी चुराता था, वो काम करना ही नहीं चाहता था। और वो मोटा था। वो क्या कहता है कि मुश्किल मालूम होता है। क्या मुश्किल मालूम होता है? पेड़ को हटाकर दबे हुए आदमी को निकालना मुश्किल मालूम होता है। और वो बहाना बनाकर क्या कहता है? पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। वो बहाना करता है कि जो पेड़ है, जामुन का पेड़ है, उसका तना बहुत भारी है और वजनी है, इसीलिए पेड़ को हटाना मुश्किल है और इसी वजह से उस आदमी को पेड़ के नीचे से नहीं निकाल सकते।
क्या मुश्किल है, माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और कलर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। चपरासी की बातों को सुनकर माली कहता है, क्या मुश्किल है? वो क्वेश्चन करते हैं चपरासी से कि क्या मुश्किल है। माली कहते हैं, अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें, यानी कि अधीक्षक साहब हुक्म दें, प्रबंधक साहब हुक्म दें, तो अभी 15-20 माली, चपरासी और कलर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। वो क्या सुझाव देते हैं? वो सुझाव देते हैं कि अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म देते हैं, अलाउ करते हैं, तो 15-20 माली मिलकर, चपरासी मिलकर, कलर्क मिलकर एक साथ जामुन के पेड़ को हटा सकते हैं और जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकाल सकते हैं। माली ठीक कहता है। बहुत से कलर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। माली की बातों को सुनकर बहुत से कलर्क, वहाँ पर जितने भी कलर्क थे, वो कहते हैं कि माली ठीक कहता है, हम सभी मिलकर पेड़ को हटाएंगे और इस दबे हुए आदमी को निकाल सकते हैं। और वो सभी एक साथ कहते हैं, लगाओ ज़ोर, हम तैयार हैं। यानी कि वो सभी कहते हैं कि सभी मिलकर ज़ोर लगाओ और जामुन के पेड़ को हटाओ, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए और सभी बहुत सारे लोग आपस में मिल जाते हैं और वो सभी पेड़ को उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। और सुपरिटेंडेंट भी वहाँ पर मौजूद थे। वो सभी की बातों को सुनकर कहते हैं कि ठहरो। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वो अंडर सेक्रेटरी से पूछ ले। यानी कि वो जो सुपरिटेंडेंट थे, वो अंडर सेक्रेटरी से इजाज़त लेने के लिए वो कहते हैं कि पहले उनसे इजाज़त ले लिया जाए, उसके बाद इस जामुन के पेड़ को हटाया जाए। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया, जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया, मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। अब जो सुपरिटेंडेंट थे वो कहाँ जाते हैं? अंडर सेक्रेटरी के पास जाते हैं। एक होता है अंडर सेक्रेटरी, एक होता है डिप्टी सेक्रेटरी, एक होता है जॉइंट सेक्रेटरी और एक होता है चीफ सेक्रेटरी। जो अंडर सेक्रेटरी होते हैं वो डिप्टी सेक्रेटरी के अंडर में काम करते हैं और डिप्टी सेक्रेटरी को क्या कहा जाता है? उप सचिव कहा जाता है। जॉइंट सेक्रेटरी किसे कहते हैं? जॉइंट सेक्रेटरी यानी कि संयुक्त सचिव। किसी विभाग के प्रमुख को जॉइंट सेक्रेटरी कहा जाता है। और चीफ सेक्रेटरी किसे कहते हैं? ये होते हैं मुख्य सचिव, जो कि पूरे राज्य के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। यानी कि इसके अंडर में ये काम करते हैं, इसके अंडर में ये काम करते हैं और डिप्टी सेक्रेटरी के अंडर में अंडर सेक्रेटरी काम करते हैं। यहाँ लिखा है कि सुपरिटेंडेंट कहते हैं कि ठहरो, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ, इसलिए वो अंडर सेक्रेटरी के पास जाते हैं। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास जाते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास जाते हैं। फिर मिनिस्टर सारी बातों को सुनते हैं और वो चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहते हैं। क्योंकि चीफ सेक्रेटरी के अंडर में जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, इसलिए मिनिस्टर की कही हुई बात को चीफ सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी से कहते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी फिर डिप्टी सेक्रेटरी से कहते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी से कहते हैं। इसी तरह से फाइल चलती रहती है और इसी में आधा दिन बीत जाता है। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। अब कौन सा वक्त हो गया था? अब दोपहर का वक्त हो गया था और दोपहर के खाने पर सभी लोग दबे हुए आदमी के चारों ओर जमा हो जाते हैं और बहुत भीड़ हो जाती है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। जामुन का पेड़ गिरा हुआ था, उस पेड़ के नीचे एक आदमी दबे हुए थे और उसी के बारे में सभी लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले कलर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। मनचले मीन्स खुद के मन की बातें मानने वाले। कुछ ऐसे कलर्क थे जो मनचले थे, उन्होंने इस प्रॉब्लम को खुद ही सुलझाना चाहा।
वे हुकूमत के फैसले का इंतज़ार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया और जो मनचले क्लर्क थे वो हुकूमत के फ़ैसले का इंतज़ार किए बिना, यानी कि सरकार के फ़ैसले का इंतज़ार किए बिना क्लर्क, जितने भी क्लर्क थे वो खुद ही पेड़ को हटा देने का निश्चय कर रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि सरकार के तरफ से फ़ैसला वो इंतज़ार नहीं करेंगे, बल्कि वो खुद ही पेड़ को हटाएंगे। इतने में वो निश्चय कर ही रहे थे कि इतनी में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आता है। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और ये पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ, वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। सुपरिटेंडेंट कहते हैं कि हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि उनके पास ये ऑर्डर था। क्या ऑर्डर था? कि वो कहते हैं हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं, यानी कि ऐसे डिपार्टमेंट से हैं जो कि व्यापार से जुड़े हुए कामों को करता है। और ये पेड़ की समस्या है और ये प्रॉब्लम किसकी है? ये प्रॉब्लम पेड़ की है जो कृषि विभाग के अधीन है। और ये पेड़ किसके अधीन है, किसके अंडर में आता है? कृषि विभाग के अंडर में आता है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। सुपरिटेंडेंट कहते हैं कि इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके, यानी कि ज़रूरी मार्क करके, अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ ताकि वहाँ से जल्दी इसके बारे में कोई फ़ैसला आए और कृषि विभाग इस पेड़ के बारे में कोई फ़ैसला दे। वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। और सुपरिटेंडेंट कहते हैं कि कृषि विभाग से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा, यानी कि जब कृषि विभाग से आंसर आएगा, उत्तर आएगा, तभी वो इस पेड़ को हटवा सकते हैं। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। अब दूसरा दिन हो जाता है और दूसरे दिन कृषि विभाग से आंसर आता है कि जो पेड़ गिरा हुआ है वो व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए जामुन के पेड़ को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। कृषि विभाग ने क्या आंसर दिया कि जो पेड़ है जामुन का जो कि गिरा है वो व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए पेड़ को हटवाया जाए या ना हटवाया जाए, इसकी जिम्मेदारी किस पर है? इसकी जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर है, इसकी जिम्मेदारी कृषि विभाग पर नहीं है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। अब जैसे ही कृषि विभाग के आंसर को व्यापार विभाग पढ़ता है, उनके आंसर को पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ जाता है और वो भी, यानी कि व्यापार विभाग भी फौरन ये लिखते हैं कि पेड़ों को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है। क्यों? क्योंकि पेड़ कृषि से जुड़ी है, इसलिए पेड़ हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। और व्यापार विभाग क्या कहते हैं कि इस पेड़ की जो जिम्मेदारी है वो व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेती-बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रहती है और शाम को कृषि विभाग से जवाब आता है। कृषि विभाग का जवाब था कि वो इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर मीन्स बागवानी डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ था और यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है
और कृषि विभाग क्या कहता है कि जो कृषि विभाग है यानी कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। कृषि विभाग यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में ही फैसला करता है। और चूंकि जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है इसलिए वो इस मामले को कहाँ भेज रहे हैं, वो इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। कौन? कृषि विभाग किसके हवाले कर रहे हैं? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आता है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, जामुन क्या है? एक फल है। कृषि विभाग कहते हैं कि जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है इसलिए यह पेड़ यानी कि जामुन का पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश ना करें। रात हो जाती है और रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया और जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश ना करें। यानी कि जामुन का पेड़ जहाँ गिरा था उस पेड़ के नीचे जो आदमी दबे थे उस जगह पुलिस का पहरा था। पुलिस का पहरा क्यों था? क्योंकि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर यानी कानून के खिलाफ जाकर कहीं लोग आपस में मिलकर पेड़ को खुद ही ना हटवा दें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। मगर एक पुलिस कांस्टेबल था जिसे दबे हुए आदमी पर दया आ जाती है और वो माली को इजाज़त दे देता है कि वो दबे हुए आदमी को खाना खिला सके। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। माली क्या कहता है जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी से कि तुम्हारी फाइल चल रही है, तुम्हारी बात चल रही है कि कब ये जामुन का पेड़ हटाया जाएगा और तुम जामुन के पेड़ के नीचे से निकाले जाओगे। उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। और वो कहता है कि तुम्हारी फाइल चल रही है और वो ये उम्मीद करता है कि कल तक इसका फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला और जो दबा हुआ आदमी था वो माली की बातों को सुनकर कुछ भी नहीं कहता है। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। माली आगे क्या कहता है? माली आगे कहता है, पेड़ को ध्यान से देखता है और वो कहता है, पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहता है कि अच्छा हुआ कि जो पेड़ का तना है वो तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर यही पेड़ तुम्हारे कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला और माली की बातों को सुनकर दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो तो दबे हुए होने की वजह से वो पेड़ के नीचे से निकलना चाहता था, लेकिन उसकी बात इतनी लंबी चल रही थी कि वो अभी भी जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ था। वो खुद में भी यही सोच रहा था कि उसका जो ये मैटर है, उसकी जो ये प्रॉब्लम है वो तुरंत सॉल्व की जा सकती थी, लेकिन इसे इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है कि वो अभी भी जामुन के पेड़ के नीचे है और इसीलिए वो माली की बातों को सुनकर कुछ नहीं कहता है। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। माली दोबारा दबे हुए आदमी से कहता है, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है, यानी कि तुम्हारा यहाँ कोई बेटा या बेटी है या फिर कोई रिश्तेदार है तो मुझे उसका अता पता बताओ। वो क्या कहता है कि मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। यानी कि माली ये चाहता था कि जो प्रॉब्लम है दबे हुए आदमी की वो सॉल्व हो जाए, लेकिन
वो कहीं न कहीं ये मजबूर था कि जो ये प्रॉब्लम है जामुन के पेड़ की, वो इतनी लंबी चल रही है कि अभी भी जामुन के पेड़ के नीचे आदमी दबा हुआ है। इसीलिए वो कहता है दबे हुए आदमी से कि अगर तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मुझे उसका एड्रेस बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली की बातों को सुनकर दबा हुआ आदमी बहुत ही मुश्किल से कहता है, क्योंकि उसे वो जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ था और इसी वजह से वो बहुत मुश्किल से कहता है कि मैं लावारिस हूँ, यानी कि उसका कोई भी रिलेटिव नहीं है। माली खेद प्रकट करता हुआ वहाँ से हट गया और माली उसकी बातों को सुनकर खेद प्रकट करता हुआ, अफसोस जताता हुआ वहाँ से हट जाता है। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। अब 3 दिन हो जाता है और 3 दिन के बाद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ जाता है। और क्या जवाब आता है? उसका जवाब बहुत ही कड़ा था और व्यंग्यपूर्ण था, यानी कि ऐसा जवाब जिसका मजाक बनाया जा सके, जिसको ताना देकर कहा जा सके। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंच स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वो भी एक फलदार पेड़ को, और वो भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से क्या कड़ा जवाब आता है? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी था वो साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था, यानी कि वो साहित्य से जुड़ा हुआ आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, उसने क्या लिखा था कि आश्चर्य है, यानी ताज्जुब है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, यानी सभी को हम ये बता रहे हैं कि पेड़ लगाना चाहिए। हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और सेक्रेटरी कहते हैं कि जब हम पेड़ लगाओ स्कीम के बारे में सबको बता रहे हैं, इस वक्त हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर भी मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने की सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं, और वो भी एक फलदार पेड़ को। और वो क्या कहते हैं कि हमारे देश के सरकारी अफसर ऐसे पेड़ को काटने की सलाह देते हैं जो कि एक फलदार पेड़ है, और वो भी जामुन के पेड़ को। और फिर वो उस पेड़ का नाम लेते हुए कहते हैं कि वो भी जामुन के पेड़ को वो काटने की सलाह देते हैं, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। और वो ये कहते हैं कि जो हमारे सरकारी अफसर हैं वो जामुन के पेड़ को काटने की सलाह देते हैं, और जामुन के पेड़ में जामुन आते हैं, फलते हैं, और जामुन जनता बड़े चाव से खाती है, बहुत इंटरेस्ट से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी था वो क्या कहता है कि हमारा विभाग, यानी कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, किसी भी हालत में फलदार वृक्ष को यानी जामुन के पेड़ को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। यानी सभी के सभी उस जामुन के पेड़ के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ जो आदमी था, जिसे वाकई में जो तकलीफ़ थी, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा था। अब क्या किया जाए, इस पर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी ही को काट कर निकाल लिया जाए। अब ये क्वेश्चन आता है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने तो इनकार कर दिया था कि जामुन के पेड़ को काटा जाए। इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि अब क्या किया जाए। इस क्वेश्चन पर मनचले ने क्या कहा? मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता, यानी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने तो पेड़ काटने से मना कर दिया है, इसलिए अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी ही को काटकर, यानी कि जो जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ है, इस आदमी ही को काटकर निकाल लिया जाए। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा, आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा, और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। मंचला आदमी ये कहता है कि यह देखिए, वो इशारे से बताता है, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए। वो क्या सलाह देता है कि अगर इस आदमी को बीच से धड़ से काटा जाए
तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा, आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा। यानी कि जो जामुन का पेड़ था, आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। वो सारी बातें दबा हुआ आदमी सुन रहा था। उसकी बातों को सुनकर दबा हुआ आदमी कहता है, लेकिन इस तरह तो वो मर जाएगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। यह भी ठीक कहता है, एक कलर के बोला। दबे हुए आदमी की बातों को सुनकर कलर के कहता है, ये भी ठीक कहता है कि अगर ये बीच से काटा जाएगा तो ये मर जाएगा। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। अब जिस आदमी ने ये सुझाव दिया था कि आदमी को काटा जाए, वो इस तरह की बातों को सुनकर उसने बहुत विरोध किया। यानी कि जो आइडिया उस आदमी ने दिया था कि आदमी को आधा धड़ से काट लिया जाए, उसने जब ये सुना कि वो आदमी, दबा हुआ आदमी कह रहा है कि वो इस तरह से मर जाएगा और इसका समर्थन एक कलर के भी कर रहा है, तो उस आदमी ने, यानी जिसने आइडिया दिया था, उसने इस बात का भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। वो फिर अपना आइडिया देता है और अपनी बातों को सही साबित करने के लिए कहता है कि आप जानते नहीं हैं। वो कलर के से क्या कहता है? वो कलर के से कहता है, क्योंकि कलर के ने ही कहा था कि ये बात तो सही है और उसी ने समर्थन किया था दबे हुए आदमी का। तो उसी को, यानी कलर्क को ही वो आदमी कहता है कि आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। यानी कि प्लास्टिक सर्जरी बहुत उन्नति कर चुकी है, बहुत डेवलप हो चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। और वो आदमी ये कहता है कि वो ये समझता है कि अगर उस आदमी को, यानी कि जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से उसके धड़ को जोड़ा जा सकता है और उस आदमी को जोड़ा जा सकता है। किसने कहा? जिसने आदमी को काटने का आइडिया दिया था, उसी आदमी ने कहा कि वो ये समझता है कि अगर उस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से उसके धड़ के स्थान से उस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फ़ौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। और उस आदमी की बातों को सुनकर, यानी कि जिसने आइडिया दिया था कि उस आदमी को जो जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ है उसे बीच से धड़ से काट कर निकाल लिया जाए, उनकी बातों को सुन करके फाइल को कहाँ भेज दिया गया? मेडिकल डिपार्टमेंट भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फ़ौरन एक्शन लिया। अब जो मेडिकल डिपार्टमेंट था उसने फ़ाइल को जब रिसीव किया तो उसने तुरंत ही एक्शन लिया और जिस दिन फ़ाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। और जिस दिन मेडिकल डिपार्टमेंट को फ़ाइल मिली उसके दूसरे ही दिन उन्होंने, यानी मेडिकल डिपार्टमेंट ने अपने विभाग का, यानी अपने डिपार्टमेंट का सबसे योग्य, सबसे होनहार अच्छा प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। किसके छानबीन के लिए? दबे हुए आदमी के छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। और वो जो प्लास्टिक सर्जन था, जो कि बहुत ही योग्य था, वो उस आदमी को देखने आता है। किस आदमी को देखने आता है? जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को देखने आता है और उस आदमी को सर्जन अच्छी तरह टटोलता है, उसका स्वास्थ्य देखता है, उसका हेल्थ देखता है, खून का दबाव देखता है कि उसका खून का दबाव कितना है, नाड़ी की गति को परखा, यानी कि उसके जो पल्स थे
उसकी गति को वो परखता है, उसके स्पीड को वो परखता है और उसके दिल और फेफड़ों की जांच करता है और जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट वो भेज देता है। और वो उस रिपोर्ट में ये कहता है कि जो दबा हुआ आदमी है उसका प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सक्सेस भी हो जाएगा, लेकिन जो आदमी है वो मर जाएगा। इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया और इसलिए जो प्लास्टिक सर्जरी थी, उस प्लास्टिक सर्जरी का जो फ़ैसला था उसे रद्द कर दिया गया। यानी कि वो आदमी जो जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ है, अगर वो प्लास्टिक सर्जरी के बाद भी मर जाएगा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए उस फैसले को भी, प्लास्टिक सर्जरी के फ़ैसले को भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कल सेक्रेटरीट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। रात को माली फिर उस आदमी के मुंह में खिचड़ी डालता है, उसे खिचड़ी खिलाता है और खिचड़ी खिलाते हुए उसे बताता है कि तुम्हारा मामला अब ऊपर चला गया है। यानी कि जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के जो ऊपर का विभाग है उसके ऊपर ये मामला चला गया है। और वो कहता है कि सुना है कल सेक्रेटरीट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी। यानी कि जो सचिवालय है उसमें जितने भी सेक्रेटरी हैं उन सभी सेक्रेटरी की मीटिंग होगी और उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। किसका केस रखा जाएगा? दबे हुए आदमी का केस रखा जाएगा। और वो कहता है उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला। दबा हुआ आदमी एक आह भरता है और धीरे से बोलता है। आह क्यों भरता है? क्योंकि उसे कई दिन हो गए थे जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए, लेकिन अभी भी उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया गया था। जामुन के पेड़ को हटाया नहीं गया था, इसलिए वो आह भरता है और धीरे से बोलता है। ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। और वो दबा हुआ आदमी एक शायरी वो कहता है। वो क्या था? वो कहता है ये तो माना कि, यानी कि माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन, यानी कि देरी नहीं करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम, यानी कि हम मिट्टी में बदल जाएंगे। जब कोई चीज़ जलती है तब वो चीज़ किस में बदल जाती है? खाक में बदल जाती है, मिट्टी में बदल जाती है। वो कहता है कि खाक हो जाएंगे हम, यानी कि हम मिट्टी में बदल जाएंगे तुमको खबर होने तक, यानी कि जब तक तुम्हें खबर नहीं होगी उससे पहले ही हम खाक हो जाएंगे। और वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि माली ने कहा था कि तुम्हारा जो केस है वो ऊपर तक चला गया है मामला और सेक्रेटरीट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी और उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। यानी कि तुम्हारा केस जब रखा जाएगा, उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। इसी पर वो दबा हुआ आदमी आह भरते हुए धीरे से कहता है कि ये तो माना, यानी मैंने माना कि देरी नहीं करोगे, यानी इस केस में देरी नहीं करोगे, लेकिन जब तक तुमको खबर नहीं होगी तब तक हम खाक हो जाएंगे। जब तक तुम्हें पता चलेगा उससे पहले ही हम खाक हो जाएंगे। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? अब माली जैसे ही उसकी शायरी को सुनता है वो बहुत हैरत से अपने मुंह में उंगली दबा लेता है और बहुत हैरत से वो पूछता है, कहता है, क्या तुम शायर हो? वो दबे हुए आदमी से क्या कहता है कि क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया और दबा हुआ आदमी धीरे से हाँ में सिर हिला देता है कि वो एक शायर है। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी ही देर में सेक्रेटरीट में ये अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। और जैसे ही माली को ये पता चलता है कि वो दबा हुआ आदमी एक शायर है, वो शायर होने की बात चपरासी को बताता है। चपरासी को जब पता चलता है तो वो क्लर्क को बताता है। क्लर्क को जब पता चलता है तो वो हेड क्लर्क को बताता है। और थोड़ी ही देर में सेक्रेटरीट में, यानी कि सचिवालय में, ये अफवाह फैल गई, ये बात फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। यानी कि जैसे ही सभी को पता चलता है कि दबा हुआ आदमी शायर है
लोगों का झुंड यानी बहुत सारे लोग शायर को देखने के लिए उमड़ पड़े। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटेरिएट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। और जैसे ही ये बात पता चली कि दबा हुआ आदमी एक शायर है, इसकी चर्चा शहर में भी फैल जाती है और शाम होने तक गली गली से जितने भी शायर थे वो सभी उस जगह जमा होने शुरू हो जाते हैं। सेक्रेटेरिएट का लॉन यानी जो सचिवालय का लॉन था वो भांति भांति के कवियों से भर गया, यानी कि अलग अलग तरह के कवियों से भर जाता है और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया, क्योंकि बहुत सारे शायर एक ही जगह जमा होना शुरू हो गए थे और दबे हुए आदमी के चारों ओर वो लोग जमा हो रहे थे। इसीलिए दबे हुए आदमी के चारों ओर कैसा वातावरण हो गया था, कवि सम्मेलन का सा वातावरण हो गया था। कवि सम्मेलन मीन्स कि ऐसा सम्मेलन जहाँ पर कवि आते हैं और वो अपनी कविता सुनाते हैं, कोई शायरी सुनाते हैं, इस तरह का वातावरण उत्पन्न हो गया था। सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था रुक गए और सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क यानी कई ऐसे मुंशी थे, लिपिक थे और अंडर सेक्रेटरी थे जिन्हें साहित्य से बहुत लगाव था, जिन्हें कविता से बहुत लगाव था, शायरी से बहुत लगाव था, वो सभी रुक जाते हैं। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे और कुछ ऐसे शायर थे जो दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं सुना रहे थे और अपने दोहे सुना रहे थे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे, यानी कि कई ऐसे क्लर्क थे जिन्हें साहित्य से लगाव था, कविता से लगाव था, शायरी से लगाव था। वो सभी क्लर्क उसको यानी कि दबे हुए आदमी को अपनी कविता पर, यानी कि जो भी क्लर्क थे वो अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे, यानी कि वो ये मजबूर करने लगे कि दबा हुआ आदमी ये बताए कि उसकी शायरी में, उसके साहित्य में, उसके कविता में कहाँ कमी है। यानी कि पूरी तरीके से दबा हुआ आदमी अपने प्रॉब्लम में था, लेकिन लोग उसके प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे थे बल्कि अपने ही राग अलाप रहे थे। लोग जो अपने दिल के सुनते थे वो अपने ही मन के मुताबिक काम कर रहे थे, लेकिन किसी को ये परवाह नहीं थी कि दबे हुए आदमी मुश्किल में है। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है इसलिए इस फाइल का संबंध ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, ना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। और जब ये बात पता चली कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूँकि जो दबा हुआ आदमी है वो एक कवि है, इसलिए उसके फाइल का संबंध ना तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, ना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, बल्कि उसका फाइल का जो संबंध है वो कल्चरल डिपार्टमेंट से है। इसीलिए उन लोगों ने ये फैसला किया कि कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया जाए और उन्होंने अनुरोध किया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को, यानी कि जो अभागा कवि है जो जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ है, उस अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से यानी जामुन के पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। यानी कि अब उन लोगों ने ये बात बनाया कि चूँकि ये कवि है इसलिए उसका ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संबंध है, ना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से संबंध है, बल्कि इसका संबंध कल्चरल डिपार्टमेंट से है। और इसीलिए जो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी थी उन्होंने कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया कि जल्द से जल्द इस मामले का फैसला किया जाए और अभागे कवि को जामुन के पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। अब फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से यानी कल्चरल डिपार्टमेंट के भी कई डिपार्टमेंट थे, उन सभी डिपार्टमेंट से, उन सभी विभागों से फाइल गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंचती है। बेचारा सेक्रेटरी उस फाइल को पढ़ता है और उसी समय वो अपनी गाड़ी में सवार होता है और सेक्रेटरीट पहुँचता है, यानी कि सचिवालय पहुँचता है और वहाँ पहुँच वो दबे हुए आदमी से इंटरव्यू
लेता है। तुम कवि हो? उसने पूछा। और वो सेक्रेटरी क्या पूछता है, तुम कवि हो? जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। और दबा हुआ आदमी क्या जवाब देता है, जी हाँ। किस उपनाम से शोभित हो? और वो पूछता है कि तुम अगर कवि हो तो तुम्हारा उपनाम क्या है, तुम किस उपनाम से शोभित हो, तुम्हारे नाम में कौन सा उपनाम लगता है? ओस। ओस? सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? और जैसे ही सेक्रेटरी ये सुनता है कि उसका उपनाम ओस है, वो जोर से चीखता है और वो कवि से पूछता है, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है, यानी कि पब्लिश हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। और दबा हुआ कवि हुंकार में सिर हिलाता है। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। और वो सेक्रेटरी उस दबे हुए आदमी से पूछते हैं, क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा, नहीं। और वो दबा हुआ आदमी क्या कहता है, नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा। इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। और सेक्रेटरी ताज्जुब से कहता है, आश्चर्य है, ताज्जुब है। सेक्रेटरी जोर से चीखता है और सेक्रेटरी कहता है, इतना बड़ा कवि जिसने ओस के फूल लिखा है और ओस के फूल का ये लेखक है और हमारी अकेडमी का मेंबर नहीं है। उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। यानी कि वो सेक्रेटरी ये चाहता था कि इतना बड़ा कवि उसके अकेडमी का मेंबर हो, इसीलिए वो कहता है कि उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। और वो सेक्रेटरी कहता है कि इतना बड़ा कवि है और ये हमारी अकेडमी का मेंबर नहीं है और ये कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है, यानी कि ज़्यादातर लोग इसे नहीं जानते हैं, लेकिन इसके सिर्फ लिखे हुए संग्रह से ही इसे जानते हैं और ये उनके अकादमी का मेंबर नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं, इतना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। दबा हुआ आदमी कहता है, गुमनामी में दबा नहीं हूँ, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। अभी बंदोबस्त करता हूँ, सेक्रेटरी फ़ौरन बोला और फ़ौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। और सेक्रेटरी उसकी बातों को सुनकर कहता है कि अभी बंदोबस्त करता हूँ, यानी अभी इंतज़ाम करता हूँ आपको इस जामुन के पेड़ के नीचे से निकालने की। और सेक्रेटरी फ़ौरन बोलता है और फ़ौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है, यह लो चुनाव पत्र। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आता है, यानी कि दबे हुए आदमी के पास आता है और बोलता है, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। वो उसे कहता है कि मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। और वो कहता है कि हमारी जो सरकारी साहित्य अकेदमी है, उसी सरकारी साहित्य अकेदमी ने तुम्हें, यानी कि दबे हुए आदमी को, अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है, यह लो चुनाव पत्र। और वो दबे हुए आदमी को चुनाव पत्र देता है। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वो घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। और दबा हुआ आदमी सेक्रेटरी की बातों को सुनकर कहता है, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबा हुआ आदमी कराहता है, कराह कर कहता है, और उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी। उसकी आंखों से ऐसा मालूम होता था कि वो घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है, यानी उसे बहुत तकलीफ हो रही थी और वो दुख में है। ये हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया है। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफ़ा दे सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। जैसे ही जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी ये कहते हैं कि वो, यानी सेक्रेटरी, उन्हें जामुन के पेड़ के नीचे से निकाले, इस पर सेक्रेटरी कहते हैं कि ये हम नहीं कर सकते। सेक्रेटरी क्या कहते हैं कि जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया है, यानी कि आपको अपने एकेडमी का मेंबर बना लिया है। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफ़ा दे सकते हैं। वजीफ़ा मीन्स पेंशन, किसी संस्था या सरकार की तरफ से दी जाने वाली राशि या धन।
और वजीफ़ा का एक और मीनिंग होता है कि गॉड के सामने हमेशा पॉजिटिव रहते हुए दुआ करना, ये वजीफ़ा कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो वजीफ़ा है इसका मीनिंग है राशि या फिर पेंशन। सेक्रेटरी कहते हैं कि बल्कि वो तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ, यानी कि अगर कभी मर जाते हैं, जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी मर जाते हैं, तो तुम्हारी बीवी को वजीफ़ा दे सकते हैं, यानी कि उनकी बीवी को वजीफ़ा दे सकते हैं, पेंशन दे सकते हैं अगर तुम दरख्वास्त दो। सेक्रेटरी कहते हैं दबे हुए आदमी से कि अगर तुम एप्लीकेशन दो तो तुम्हारी बीवी को वजीफ़ा दे सकते हैं, पेंशन दे सकते हैं, राशि दे सकते हैं, और वो यहाँ तक कर सकते हैं, तो हम वह भी कर सकते हैं। और सेक्रेटरी क्या कहते हैं कि हमने आपको अपने एकेडमी का मेंबर बना लिया है और हम यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर आप मर जाएंगे, आपकी बीवी को वजीफ़ा दे सकते हैं, राशि दे सकते हैं अगर आप एप्लीकेशन देते हैं। मैं अभी जीवित हूँ, कवि रुक रुक कर बोला, मुझे ज़िंदा रखो। कवि उनकी बातों को सुनकर कहते हैं कि मैं अभी ज़िंदा हूँ, और कवि रुक रुक कर बोलते हैं, मुझे ज़िंदा रखो। मुसीबत यह है, सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला। सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए, अपने हाथों को मलते हुए कहते हैं, मुसीबत ये है। वो कहते हैं हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, यानी कि वो ये कहते हैं कि उनका डिपार्टमेंट, उनका विभाग सिर्फ कल्चर से जुड़ा है। पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। और सेक्रेटरी कहते हैं कि जो पेड़ काटने का मामला है वो कलम दवात से नहीं है, चूँकि वो कल्चरल डिपार्टमेंट से है और कल्चरल डिपार्टमेंट कलम दवात से जुड़ा है, और इसलिए पेड़ काटने का मामला कलम दवात से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि आरी कुल्हाड़ी से जुड़ा हुआ है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। और वो कहते हैं कि उसके लिए, यानी कि जामुन के पेड़ को हटाने के लिए, उसे काटने के लिए उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उन्होंने जो लिखा है उसमें उन्होंने अर्जेंट लिखा है कि ये मामला अर्जेंट है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। शाम हो जाती है। शाम को माली आकर दबे हुए आदमी को बताते हैं, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे। चूँकि कल्चरल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिखा था और अर्जेंट लिखा था, इसी से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो थे वो पेड़ काटने के लिए आ रहे थे। इसीलिए शाम को माली आकर दबे हुए आदमी को बताते हैं कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को, यानी कि जामुन के पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। और वो दबे हुए आदमी से क्या कहते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वो किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। माली बहुत खुश था क्योंकि माली ये चाहता था कि जामुन के पेड़ के नीचे से दबा हुआ आदमी निकल जाए, और इसीलिए जब उसने ये खुशखबरी सुनाई थी कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं वो आकर पेड़ को काटेंगे, इस पर माली बहुत खुश थे क्योंकि दबा हुआ आदमी पेड़ के कटने के बाद निकल जाएगा। दबे हुए आदमी का हेल्थ जवाब दे रहा था, मगर वो किसी न किसी तरह अपनी ज़िंदगी के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। और जैसे ही दूसरे दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आते हैं जामुन के पेड़ को काटने के लिए, जामुन के पेड़ को जब वो काटने के लिए पहुंचे थे आरी कुल्हाड़ी लेकर, तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को ना काटा जाए। कारण ये था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था। अब उन्हें किस लिए रोक दिया गया था? क्योंकि मालूम हुआ कि विदेश विभाग से ऑर्डर आया था कि इस पेड़ को ना काटा जाए। किस पेड़ को? जामुन के पेड़ को ना काटा जाए। क्या वजह थी, क्या कारण था? उसका कारण ये बताया गया कि जो जामुन का पेड़ था उस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था।
अब अगर ये पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। और जैसे ही ये कारण बताया गया कि उस पेड़ को पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था, इस पर यह बताया गया कि अगर उस पेड़ को काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे, यानी कि भारत के संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस पेड़ को किसने लगाया था? पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। एक क्लर्क को इस बात का बहुत अफसोस था कि जामुन के पेड़ के नीचे आदमी दबा हुआ है। वो उसकी तकलीफ़ को समझ रहा था। इसी पर एक क्लर्क चिल्ला देता है, क्योंकि वो उस दबे हुए आदमी की तकलीफ़ को समझ रहा था, इसीलिए वो चिल्लाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, मगर एक आदमी की जान का सवाल है। दूसरी ओर दो राज्यों के संबंधों का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और ये भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? पहले क्लर्क की बातों को सुनकर दूसरा क्लर्क कहता है, दूसरी ओर दो राज्यों के संबंधों का सवाल है। यानी कि एक तरफ एक क्लर्क कहता है चिल्लाकर कि ये एक आदमी की जान का सवाल है, दूसरी तरफ दूसरा क्लर्क कहता है कि दूसरी ओर दो राज्यों के संबंधों का सवाल है, दो राज्यों के रिश्ते का सवाल है। दूसरा क्लर्क पहले क्लर्क को समझाते हुए कहता है कि ये भी तो समझो कि पिटोनिया की जो सरकार है वो हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? वो पहले क्लर्क से ये पूछते हैं कि क्या हम उनकी मित्रता की खातिर, यानी कि जो पिटोनिया सरकार है उसकी मित्रता की खातिर एक आदमी की ज़िंदगी का भी बलिदान नहीं कर सकते? कवि को मर जाना चाहिए। और वो क्या कहते हैं? कवि को मर जाना चाहिए। कौन कहते हैं? पहले क्लर्क कहते हैं कवि को मर जाना चाहिए निसंदेह। इस पर दूसरा क्लर्क कहता है निसंदेह, यानी बेशक। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रिटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रिटेंडेंट को बताया। क्या बताया? आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं, यानी कि प्रधानमंत्री दौरे पर गए थे और आज सुबह ही प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग, यानी कि शाम 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल, जामुन के पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। किसके सामने? प्रधानमंत्री के सामने। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो? आते ही वो खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। शाम के 5 बजे खुद सुप्रिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर दबे हुए आदमी के पास आता है और वो दबे हुए आदमी को कहते हैं, सुनते हो? आते ही वो खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, और वो आते ही खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाते हैं। वो खुशी जाहिर करते हैं दबे हुए आदमी के पास और वो कहते हैं, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया। यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जामुन के पेड़ को काटने का ऑर्डर दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। चूँकि ये पेड़ पिटोनिया सरकार ने लगाई थी, इसीलिए इस पेड़ को जब काटा जाएगा इस घटना की जितनी भी सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी है वो प्रधानमंत्री ने अपने सिर ले ली है। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। और सुप्रिटेंडेंट उस आदमी को कहते हैं, दबे हुए आदमी को कहते हैं, कल ये पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से, यानी कि जामुन के पेड़ के नीचे तुम दबे हुए हो, इस मुसीबत से तुम्हें छुटकारा हासिल हो जाएगा। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। और वो दबे हुए आदमी से कहते हैं, सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल पूरी हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी बात उसके मुंह में जा रही थी। लेकिन जो कवि था उसका हाथ ठंडा हो चुका था। आंखों की पुतलियां निर्जीव थी, यानी कि उनमें जान ही नहीं थी, और चींटियों की एक लंबी बात, यानी कि चींटियों की एक लंबी लाइन उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी, यानी कि उसकी ज़िंदगी की फाइल भी पूरी हो चुकी थी, यानी कि वो कवि भी मर चुका था।
इस कहानी से हमें हंसी भी आती है और ये बात समझ में भी आती है कि जो सरकारी काम होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो 1 मिनट के भी काम को करने में कई साल लगा देते हैं। सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उन्हें किसी और के दुख तकलीफ़ से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जिसे मतलब होता भी है तो उसके भी काम को रोक दिया जाता है और एक काम में कई साल लग जाते हैं। इस तरह से जो प्रॉब्लम में होते हैं उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।